हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रीवियसली जो मैंने आपको ऑनलाइन असाइनमेंट दिया, होपफुली आपने किया होगा। फिर भी मैं आपको इसका सल्यूशन बता रही हूँ और ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपने जो सल्यूशन किया है इस ऑनलाइन असाइनमेंट का वो भी कुछ इसी तरह रहा होगा। देखिए, फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी कि पल्लवी 1995 में एक निजी कंपनी में नियुक्त हुई। गत वर्ष में उसे प्रतिमाह मूल वेतन के 12,500 रुपये व 400 रुपये मनोरंजन भत्ता उसे मिला। उनकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करनी है। देखो, यहाँ ध्यान दीजिए कि पल्लवी एक निजी कंपनी में नियुक्त है। जब मैंने आपको सैलरी हेड में डिडक्शंस करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि मनोरंजन भत्ता यदि किसी कर्मचारी को मिलता है तो एक बार वो चाहे कर्मचारी सरकारी हो गैर सरकारी हो, हम उसे सकल वेतन की गणना करते समय स्टेटमेंट में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद जब हम कटौती देते हैं सकल वेतन की आय में से, तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी की दशा में ही वो मनोरंजन भत्ते की कटौती की पात्रता रखता है। अब जैसा हमने देखा कि पल्लवी एक निजी कंपनी में कार्यरत है तो उसके लिए ये मनोरंजन भत्ता पूर्णतया कर योग्य होगा। तो हमने देखी कैसे निकाली उसकी कर योग्य आय। जो उसको 12,500 रुपये प्रति माह मिलते हैं उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई किया और उनकी मूल वेतन की इनकम हुई 1,50,000। इसी तरीके से उन्हें मनोरंजन भत्ता जो 400 रुपये प्रति माह मिलता है उसे हमने पूरे वर्ष के लिए निकाला 4,800, तो उनकी कर योग्य वेतन की आय हुई 1,54,800। या मैंने लिखा भी है, चूँकि पल्लवी निजी कंपनी में कार्यरत है अतः मनोरंजन भत्ते की कटौती स्वीकृत नहीं होगी। अगला मैंने पूछा कि यदि मान लीजिए पल्लवी सरकारी कर्मचारी होती तो इनकी वेतन की कर योग्य आय क्या होती। तो यदि पल्लवी सरकारी कर्मचारी होती तो इन्हें मनोरंजन भत्ते की कटौती हम देंगे। तो पहले हम जो इनकी ग्रॉस सैलरी है वो तो वैसे ही निकालेंगे जैसे कि ये निजी कंपनी में कार्यरत थी, क्योंकि एक बार हम इसे सकल वेतन में शामिल करते हैं। उसके बाद हमने लेस किया एंटरटेनमेंट अलाउंस की कटौती 4,800। अब ये जो 4,800 हमने माइनस किए हैं उसके लिए हम देखेंगे कि मनोरंजन भत्ते की कटौती किस तरह से स्वीकृत की जाती है। हम इसमें 3 राशियों की गणना करते हैं। तीनों में जो सबसे कम होती है वो कटौती के लिए स्वीकृत की जाती है। तो सबसे पहले तो वार्षिक भत्ते की राशि, तो 400 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 4800। फिर हम लेते हैं 20% या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी इनकी है 1,50,000, इसका 20% कितना हुआ 30,000। और तीसरी हमारी इसमें फिगर जो फिक्स होती है वो है 5,000। इन तीनों में जो सबसे कम हो विच एवर इज लेस, तो सबसे कम क्या है 4,800। तो इनका पूरा का पूरा मनोरंजन भत्ता 4,800 कर मुक्त हो जाएगा। और सरकारी कर्मचारी होने की दशा में पल्लवी का कर योग्य वेतन से आय कितनी रहेगी 1,50,000। समझ आया। तीसरा हमारा जो इसमें प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि किसी कर्मचारी को विशिष्ट कर्मचारी कब माना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं आपको PDF उपलब्ध करवा रही थी, जब मैं आपको कर्मचारियों के बारे में बता रही थी, या मैं स्पेशली जब हमने अनुलाभ पढ़े थे, तो अनुलाभों को पढ़ते समय हमने ये डिस्कस किया था कि अनुलाभ कितने प्रकार के होते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि अनुलाभों की 3 कैटेगरी करके हमने बताया था कि कुछ जो अनुलाभ हैं वो सभी के लिए कर योग्य होते हैं, कुछ अनुलाभ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं और कुछ अनुलाभ सबके लिए कर मुक्त होते हैं। तो वहाँ जो विशिष्ट कर्मचारी से आशय हम ले रहे हैं वो कौन हो सकता है, कंपनी का ऐसा कर्मचारी जो उसका संचालक भी हो। यदि कंपनी का कोई संचालक कंपनी का कर्मचारी नहीं है तो उसे कंपनी से मिलने वाला वेतन फीस वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य नहीं होगा। इसी तरह एक कंपनी का ऐसा कर्मचारी जिसका कंपनी में सारवान हेतु, किसी व्यक्ति का कंपनी में सारवान हित उस समय होता है जब वह कंपनी के 20% या अधिक मताधिकार वाले अंशों अर्थात समता अंशों का इक्विटी शेयर्स का स्वामी या लाभकारक स्वामी होता है। लाभकारक स्वामी से क्या आशय है कि अंश उसके नाम से पंजीकृत नहीं है, यद्यपि उन अंशों का वह वास्तविक स्वामी वही है, लेकिन अंश जो है वो उसके नाम से पंजीकृत नहीं है। इसी तरह ऐसा कर्मचारी जिसकी वेतन शीर्षक के अंतर्गत एक या अधिक नियोक्ताओं द्वारा देय प्रदत्त अथवा स्वीकृत कर योग्य आय जिसे हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं वो 50,000 रुपये से अधिक हो।
तो इस तरीके के से यदि हमारा कर्मचारी इन तीनों में कहीं भी आता है तो वो विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट था, वो क्वेश्चन था, वो क्या था जो ऑनलाइन असाइनमेंट का, कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत करमुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा क्या है। तो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत मैक्सिमम अमाउंट एग्जम्प्टेड फॉर ग्रेच्युटी जो है वो 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपीज़ है। तो स्टूडेंट, छोटे छोटे मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए और एक उम्मीद मैं करती हूँ कि आपने वेतन से संबंधित आयकर के प्रावधानों को अच्छी तरह समझा होगा। फिर भी यदि किसी को कोई कन्फ्यूज़न है, संशय है, डाउट है, आप मुझसे किसी भी समय मेरे फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी प्रॉब्लम को डाल सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है ये आपसे कि आप वेतन शीर्षक के अंतर्गत इतने सारे प्रोविज़न्स हमने पढ़े हैं, तो आप उन्हें रिवाइज़ करते रहें, उन्हें समझते रहें। धन्यवाद।